देखिए शहर शहर सियासी संग्राम की खबर और किस तरीके से शहर की सरकार बनाने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखें सामने आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव को लेकर के आपको बताएं 2 चरण में चुनाव होने हैं। 4 मई को 9 मंडल में सहारनपुर मंडल, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर आने वाले जिलों में चुनाव होगा। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो बिजनौर और अमरोहा आता है, यहां पर चुनाव होगा। और मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद, रामपुर, संभल में चुनाव। पहले चरण के चुनाव में आने वाले मंडलों की ये लिस्ट है जिसमें जो जो जिले आ रहे हैं उनका नाम हम उनका जिक्र करते चल रहे हैं। निकाय चुनाव का ऐलान 4 मई को 9 मंडल में चुनाव होने हैं। 2 चरण में ये चुनाव होना है। झांसी मंडल के झांसी, जालौर, ललितपुर में चुनाव होना है। पहले चरण के मंडलों का नाम आपके सामने रख रहे हैं। पहले चरण यानी कि 4 मई को जहां चुनाव होने हैं उन जिलों के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो देखिए बड़ी तेज हलचल है। रविवार शाम 7 बजे जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ स्पष्ट हो गया कि नवंबर दिसंबर से जिसका इंतजार था निकाय चुनाव टलते जा रहा था, अब 4 मई को 9 मंडल में चुनाव होने हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है। इसके साथ आपको बताएं 2 चरण में ये चुनाव होने हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से आरक्षण की सूची को लेकर टालमटोल और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दिखाने के बाद आयोग की, अब सबसे ताजा अपडेट यही है कि 4 मई को 9 मंडल में चुनाव होने हैं। 2 चरण में चुनाव होगा निकाय का। शहर की सरकार कौन होगी, इसे चुनने के लिए जो प्रक्रिया है, जो चुनाव है, उसकी तारीख सामने आ चुकी है। देखिए आगरा में भी पहले चरण यानी 4 मई को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। आगरा की जनता चुनावी रणभेरी में किन मुद्दों पर वोट करेगी, इस बारे में बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। 4 और 11 मई यानी 2 चरणों में पूरे प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। आगरा का जो नगर निकाय चुनाव है फर्स्ट फेज में होगा, 13 तारीख को काउंटिंग होगी। तो ऐसे में आगरा के लोग क्या सोचते हैं, शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है, तो क्या उनके मुद्दे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात करते हैं। आप बताइए, फर्स्ट फेज में आगरा में इलेक्शन होना है, अब एक नया मेयर आपको मिलेगा, वोट कास्ट करना होगा आपको, तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में रख के वोटिंग करें। देखिए आगरा में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे तो आगरा में विकास लगातार चल रहा है, लेकिन आगरा में अभी भी जो आगरा ताजमहल के जोन को छोड़ दिया जिसमें स्मार्ट सिटी ने विकास किया, उसके अलावा आगरा को देखेंगे, आगरा काफ़ी बड़ा है शहर की सीमा से, तो उनमें विकास की बहुत ज़रूरत है। उनमें ना तो अभी पानी प्रॉपर है, सीवरेज की समस्या है, नाली खरंजे, प्रॉपर सफाई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मुद्दे ज़मीन पर बरकरार हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक बिग प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य हुए एक सीमांत क्षेत्र में हुए हैं और आगरा भौगोलिक दृष्टि से एक जाना पहचाना नाम है और बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए बहुत बड़े विकास की ज़रूरत है। देखिए आगरा जो है वो पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं उतनी है नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। धरातल पे कोई काम नहीं पहुँचा है। एयरपोर्ट हमारा बनना था और आगरा की जनता की बहुत बड़ी मांग है यहाँ पे एयरपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है या कोई और फ्लाइट पकड़नी है, तो पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी एयरपोर्ट यहाँ पर जरूर होना चाहिए। ऐसा मुद्दा है कि जो आगरा के लोगों के लिए लंबे समय से मांग है। आप बताइए, बस अब सिर पर है चुनाव, 4 तारीख को वोटिंग करनी है, 4 मई को। मैं कहता हूँ चुनाव के टाइम अब सभी नेताओं को आगरा ध्यान आएगा। G20 पे देश विदेशों से लोग बाग आगरा आए। आगरा के मेयर साहबों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम काम करा रहे हैं वो परमानेंट काम कराएं। G20 पे जो भी काम कराया सब धुला जा रहा है, क्या मतलब रहा उसका, पैसे की बर्बादी रहा। अब ये मुद्दा बनेगा, क्या ये मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा ये मुद्दा? जनता देख नहीं रही है कि पैसे की बर्बादी हुई बेफालतू के। अगर कोई चीज़ बनानी थी तो उसे परमानेंट बनाते। अगस्त में फिर G20 आ रहा है, विदेशी लोग आएंगे, क्या हमारी लोगों की इमेज रहेगी। जनता है वो पूरी तरीके से चुनाव और मेयर भी बीजेपी का ही बनेगा और अपना बनेगा। कहने की बातें सब है, मगर विकास भी अब जैसे कभी विकास ही नहीं हुआ होगा तो विकास तो तरीके से ही होगा। अब हम लोग जैसे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो हम लोग जीतने के बाद में घर नहीं बैठते हैं, अपने पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं और कार्य ही करना हम लोगों को रहता है। अब रही बात चुनाव में जैसे वोट मांगने की बात है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो रुक रहा हो, सभी काम विकास बराबर चल रहा है। अब जगह बड़ी है, अब एकदम कोई चाहे एकदम हो जाए तो नहीं हो। अच्छा, संभावनाएं हमेशा सतत रहती हैं, लगातार आपको कुछ ना कुछ पब्लिक की डिमांड बनी रहती है। आप खुद एक शहरी के नाते क्या लगता है आपको कि अब आपके हाथ में वोटिंग राइट्स हैं? 5 साल क्या आपके मेयर ने किया, क्या आपके पार्षद ने किया, ये अब आपको तय करना है, उसी के आधार पर वोट करना है। 4 तारीख को वोटिंग है। आगरा
प्यार की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है। आगरा में देश से विदेश से बहुत टूरिस्ट आता है, लेकिन टूरिस्ट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है सब फॉर्मेलिटी हो रही है। ना पार्षद कोई काम कर रहे हैं, ना मेयर कोई काम कर रहा है। मैं बीजेपी का ही बंदा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी ही कॉलोनी में, मैंने आपको भी फ़ोन किया था, नाले की वो पोजीशन ख़राब है पानी की। मेयर साहब ने, नवीन जैन ने 6 फरवरी को उसका उद्घाटन किया था, पेपर में निकलवाया था, सारा कॉफ़ी नाश्ता का अरेंजमेंट हुआ था। लेकिन आज कॉलोनी कम से कम 1-1 फुट पानी में से निकल कर जा रही है। मेरे ऑफिस के सामने 1-1 फुट पानी भरा हुआ है, यही फतेहाबाद रोड पे ताजू के बराबर। जैसे हैं कि ये सारे जो मुद्दे हैं, जो सिविक मुद्दे हैं, आम शहरियों के मुद्दे हैं, सड़क, नाली, खड़ंजा, इसके साथ ही रेगुलर जो सैनिटेशन है, और आगरा एक बहुत ही एक टूरिज्म नगरी के लिहाज से एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का गेटवे है। ये सारे मुद्दों को लेकर आगरा की जनता वोट करेगी। शहर की सरकार एक बार फिर से चुनने का वक्त आ गया है। आगरा में 13 नगरीय निकाय है, जिसमें 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 कहा जाए नगर पंचायत है, 7 नगर पंचायत है। तो कुल मिला के 13 नगरीय निकायों पर आगरा की जनता वोट डालेगी, और इन सारे मुद्दों को लेकर वो उन जनप्रतिनिधि या जो लोग इस बार एक बार फिर से मैदान में खड़े हैं, उनसे उनका हिसाब किताब मांगेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इटावा निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से इटावा की जनता का क्या कहना है, उनसे भी बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने। शहर की सरकार का मतलब निकाय चुनाव की घोषणा जिस तरह से हुई है, और 2 चरणों में मतदान होना है, और 13 तारीख को इसका बाकायदा मतगणना होगी। तो इटावा में किस तरह से गर्माहट है, लोग किस तरह सोचते हैं। हमारे साथ ये शास्त्री चौराहे पर शहर के वो संभ्रांत लोग हैं जिनका सरोकार आम जनमानस की समस्याओं से लेकर और उनको रूबरू होना होता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दावेदार हैं इस चुनाव को लेकर। जो दावेदार लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है और उसके बाद 2 चरणों में मतदान होना है, तो किस तरह से इटावा की जनता देखती है। क्योंकि शहर का चुनाव, शहर की समस्या, शहर की बात, हर बात जब शहर की होगी। सीधा रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी बताई जा रही है। क्या बातचीत हो रही है, वीरेश का रुक करेंगे। जी वीरेश। देखिए, हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी हैं, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और जो 365 दिन काम करती है, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और निकाय चुनाव सामने है, और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सबने सुना, ट्रिपल इंजन की सरकार के रास्ते पर है। बता रहे हैं आखिर ट्रिपल इंजन चलाएंगे कैसे, कहाँ इंजन लगेगा साहब? नहीं, देश की प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को ये अवसर दिया है, और जनता की जवाबदेही हमारी तरफ है। और राज्य की सरकारों ने और केंद्र की सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने जनता के लिए बहुत काम किए हैं। आप देखेंगे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सबने मिलकर, डबल इंजन की सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। अधिकांश नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी हमारी सरकार है, हमारे मेयर हैं। इस संघीय ढांचे में जो व्यवस्था, उसके आधार पर लोगों ने हम लोगों को, हमारी पार्टी को चुना है। तो हम सब मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं, हमने पूरी मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करने का काम किया है। आगे भी हम लोग इस प्रदेश की महान जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमें एक अवसर दिया जाए जनता की सेवा करने का, और जो जनता से जुड़े विषय हैं, आवश्यकताएं हैं, हमारी सरकारों ने, योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमें और अभी करना, उसके लिए आशीर्वाद की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, भाजपा को कवर करते हैं। अनुभव, निकाय चुनाव जब होता था तो मैं पूछता था, बताओ भैया निकाय चुनाव, अब तो निकाय चुनाव की डेट भी आ गई, अध्यक्ष जी साक्षात खड़े हैं, कुछ सवाल जो अंदर मन में था कि जब आएगा तो पूछूंगा जरूर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 11 से 17 ही है नामांकन, तो बहुत कम समय, आज 9 तारीख हो गई, यानी 6 से 7 दिन के भीतर ही बीजेपी को कैंडिडेट भी घोषित करने, सबको नामांकन भी करने जाना है। तो ये बड़ा आपके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि 17 नगर निगम में बड़े नेता जाते हैं आपके यहाँ, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे और कब तक नाम घोषित करेंगे? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। विपक्ष के लोग षड्यंत्र करने में बिजी थे, और हम लोग लगभग 4-5 महीने से, जैसे चुनाव दिसंबर माह से आगे बढ़ा, हम लोग नीचे से
लेकर, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा निर्णय है माननीय न्यायालय के आदेश पर, और समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के लोग चुनाव टलवाने के षड्यंत्र में लगे थे और हम लोग चुनाव की तैयारी में थे। और लगातार हमारा संपर्क संवाद जनता से, हमारी पार्टी का, हमारे कार्यकर्ताओं का लगातार बना रहता है। और आप जिस प्रकार से देखते होंगे कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी लोग जनता से जुड़े विषयों के लिए जनता में हम काम लगातार जनता की सेवा के लिए रहते हैं। हमारे संगठनात्मक विषय हों, हमारे विचार से जुड़े विषय हों, या हमारी सरकारों के कामकाज, और पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो जो हमने कहा और हम जनता को बताएंगे कि हमने ये काम किया है, तो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हम चुनाव में जाएंगे। अध्यक्ष जी, जो है जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, 365 दिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ती है कि और भी कुछ करती है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि 365 दिन ही चुनाव ही लड़ती है। 24x7 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 देखिए, अनुभव कह रहे हैं कि 24x7। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी है, हमारी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, और वही पार्टी की ताकत है। और उस ताकत के आधार पर सामान्य परिवारों के लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों। तो एक विचारधारा की ताकत है, और उस विचार को लेकर लोग जनता के बीच में हैं। एक सवाल बहुत दिमाग में आ गया कि चुनाव सर पे है, इस बार इस निकाय चुनाव में आपका मुकाबला बसपा से है कि सपा से? हमारी पूरी तैयारी है, और हम अपनी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। अब बाकी जनता का निर्णय है। जैसे आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर 2017 में बीजेपी के मुकाबले बसपा ही थी, 2 सीटें नगर निगम में उसने जीती थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी। पर इस बार समाजवादी पार्टी की तैयारी अलग है, तो आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि 2022 में उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। क्योंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित हैं, तो आपके पास रिपोर्ट भी होगी। तो साफ शब्दों में हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जी का एक स्वभाव है, जो है वो साफ बताते हैं, बहुत गोल मोल नहीं। तो ये अध्यक्ष जो हमारे सामने खड़े हैं, मुकाबले में बसपा है कि सपा है या कांग्रेस है? मुझे ऐसा लगता है नगर निकाय चुनाव की, लोकसभा विधानसभा चुनाव की परिस्थिति अलग अलग रहती है। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में लोकसभा की बसपा कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन जब 2017 के नगर निकाय के चुनाव हुए तो बसपा का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा था। समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में ही नहीं थी, और बसपा 2 मेयर जीती। तो मतलब आपको ये लगता है कि बसपा क्या सपा के मुकाबले ज्यादा थोड़ा मजबूत रहेगी इस बार भी? हाँ, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो लड़ाई होगी वो बसपा से ही होगी। एबीपी गंगा के दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कह रहे हैं कि इस बार हमारे मुकाबले में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो बसपा, जी हां, बहन जी यानी मायावती जी की पार्टी हमारे सामने मुकाबिल होगी। हमारा मुकाबला होगा तो बसपा से होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज है दर्शकों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भाजपा के मुकाबले में बसपा मुकाबिल होगी हमारा। हाँ, निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि जो जिस प्रकार के परिणाम नगर निकाय के आए 2017 में, तो 2017 में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी, कुछ जगह कांग्रेस भी थी। जैसे एक नगर निगम जहाँ से मैं आता हूँ मुरादाबाद से, तो समाजवादी पार्टी बहुत नीचे थी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी। उनके सभासद भी जीते, मेयर भी सेकंड लार्जेस्ट वही थे, और मेरठ में बसपा जीती। आपके सहारनपुर में भी बसपा लड़ाई में थी, सब हमारे साथ संघर्ष में थी। अलीगढ़ में बसपा जीती। तो समाजवादी पार्टी नहीं थी उस समय। तो उससे पहले जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो क्या परिस्थिति थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो भी लड़ाई होगी अलग अलग क्षेत्रों में होगी, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास जो लोगों का है, हमने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो गरीब कल्याण की योजना है। इसमें एक सवाल है कि जो काशीराम दलित वोट बैंक में अखिलेश यादव जबरदस्त सेंधमारी कर रहे हैं, वो हाँ उसका मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो दलित वोट बैंक है बसपा से छिटक कर चला जाएगा सपा की तरफ? मुझे समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस समाजवादी पार्टी के चरित्र को आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा दलित विरोधी रहा है। दलित विरोधी रहा है निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का आपने देखा हो, मायावती जी के
साथ किस तरह का उन्होंने बर्ताव व्यवहार किया गेस्ट हाउस में 1995 में। तो उन्होंने तो अंबेडकर वाहिनी बनवा लिया है। बाद में आपने देखा कि जो प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय था उसको बिल सरकार लेकर आई और उन्होंने उनके सांसदों ने फाड़ने का संसद में काम किया। तो समाजवादी पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई संभावना नहीं है। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा ने, आपने देखा होगा, 4 चुनावों में भाजपा को बम्पर लोगों ने वोट दिया है उत्तर प्रदेश में। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, हमारी सरकारों के जो रिपोर्ट कार्ड हैं, अलग अलग सेक्टर में आप देखोगे के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप तो रिपोर्ट कार्ड अपना लेकर जाएंगे, लेकिन 17 में से जो मेयर होंगे नगर निगम के 14 आप जीते थे, उसमें तकरीबन 8 या 9 ऐसे जो वही सीट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो क्या उनका भी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे उन मेयर का और वहाँ पर भी कोई बदलाव होगा या कंटिन्यू करेंगे? नहीं, ये तो देखो पार्टी के जो चयन की प्रक्रिया है, हमारी टीम है, वो सारे उस पर विषय पर असेसमेंट करके आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी तैयारी है पूरी और हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत के आधार पर सारे नगर निगम जीतेंगे। हो सकता है प्रत्याशी कहीं अलग अलग हों, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्थायी व्यवस्था तो है नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं सब, और कार्यकर्ता के आधार पर ही पार्टी निर्णय लेती है। हमारे विचार से जुड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीतना भी है और अपने संगठन को कार्य विस्तार की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को भी। विधानसभा में कितना % काट दिया था इन लोगों ने टिकट? तकरीबन 84 टिकट काटे थे, 84 टिकट काट दिए थे विधायकों के, और उसको अगर आप परसेंटेज में देखिए तो तकरीबन वो हो जाते हैं 40% के आसपास, 40 से भी ज़्यादा। क्या आप इस निकाय चुनाव में भी 40, 50, 30% टिकट काट देंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो नए कार्यकर्ताओं का भी समायोजन हमें करना है, उन्हें भी अवसर देना है और चुनाव जीतना भी है। तो जो हमारे सांचे में फिट बैठेगा, अगर ये लगेगा कि वर्तमान मेयर या सभासद हम जिता सकते हैं, अच्छा उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से लड़ाएंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के सवाल ना पूछा जाए प्रियंका पे, राहुल पे, तो फिर ये निकाय चुनाव होगा कैसे? शहरों में तो कांग्रेस भी एक ज़माने में बहुत मजबूत थी और प्रियंका गांधी का वो पूरा जो दौरा और पूरा भारत जोड़ो यात्रा, ये सब का भी कहीं कुछ असर होगा? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कोई अब गंभीरता से उत्तर प्रदेश में लेता नहीं है। आपने जिस प्रकार के परिणाम, राजनीतिक परिणाम रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत आंशिक पार्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश को टच किया है, तो कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश में अब लगभग ना के बराबर है। लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए कह सकता हूं कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। आप मतलब कांग्रेस को मुकाबले में मानते ही नहीं है, एक सीट भी कहीं मिल जाए ये बड़ा दूभर है? ये तो देखो जनता को तय करना है, लेकिन मैं अपने विषय में कह सकता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके सामने सारी चीजें सामने आती हैं। आप चुनाव में जा रहे हैं तो एक विरोधी कौन होगा, कितना मजबूत है, जैसे आपने कहा कि बसपा हमारे मुकाबिल होगी, बसपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ये काशीराम, ये अंबेडकर और तमाम बातें करने से कोई दलित वोट बैंक में, बसपा के वोट बैंक में बहुत सेंधमारी नहीं कर पाएगा। नहीं, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक बार 2007 से 12 तक उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, तो उनका अपना एक कैडर है। और जिस प्रकार के पिछले चुनावों में, नगर निकाय चुनाव में जो परिणाम आए, उन परिणामों की मैंने चर्चा आपसे की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आप आते हैं, तो आप चूंकि वहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय मंत्री रहे, तो इतना ग्रास रूट से आप आए हैं कि तृणमूल की जानकारी आपको है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन बसपा का ठीक रहा, सपा और जयंत चौधरी, ये सारे गठबंधन हैं, तो ये जयंत और कहा भी है कि गठबंधन के साथियों से लड़ेंगे। सपा ने कहा भी है कि गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये जयंत चौधरी, वो सारी चीजें आ रही हैं, कैसे क्या होगा? नहीं, आपने देखा होगा भाई, विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा में पहले चरण के जो चुनाव, मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूँ, तो पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव पहले चरण में हुए विधानसभा के, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान आंदोलन से वही क्षेत्र है, आदरणीय जयंत चौधरी जी का भी वही क्षेत्र है, आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के परिवार के लोग, हमारे राकेश टिकैत, माननीय नरेश टिकैत जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनका प्रभावित क्षेत्र वो।
अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का आकलन करोगे तो उन 58 सीटों में से बीजेपी 46 सीटें जीती है। ये सर्वाधिक स्ट्राइक रेट का परिणाम, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उसी क्षेत्र में है। अब मुझे याद है कि अभी रिजल्ट नहीं निकला था, उसके पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी थी और कह दिया था एबीपी गंगा से कि भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे हमारी सरकारों ने जनता से जुड़े विषय पर काम किया है, आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया, चाहे बिजली की व्यवस्था हो। आप देखोगे, मैं किसान वर्ग से आता हूँ, हमारी सरकार आने से पहले बिजली के वितरण में वीआईपी कल्चर की व्यवस्था थी। रामपुर में बिजली आती थी, लखनऊ आती थी, प्रदेश की राजधानी है, रायबरेली आती थी, अमेठी आती थी, 24 घंटे बिजली इटावा मिलती थी, क्योंकि वो बड़े नेताओं के गृह क्षेत्र। शेष जिलों को बिजली नहीं मिलती थी और ग्रामीण क्षेत्र में तो बिजली की वितरण की और बिजली की आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद सरकार ने बिजली के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था लागू की और आप समझो कि जो भी बिजली का वितरण है वो बगैर किसी भेदभाव के है। सरकार की पुरानी योजनाओं में जो भेदभाव होता था वोट बैंक के आधार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार में जितनी भी योजनाएं वो सबके लिए हैं। गांव में बिजली निर्धारित रोस्टर के अनुसार उस गांव में भी जा रही है जहां बीजेपी के लोग वोट नहीं मिलते। जाहिर सी बात है अनुभव, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये आरक्षण वो आरक्षण सही न्याय नहीं हुआ, तमाम तरह का विरोधाभास था, ये इतना खींच गया, इस पे क्या सवाल करना? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि विपक्ष ने क्या कहा, बीजेपी ओबीसी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और इसी बात को बीजेपी विरोधी है। तो ये कौन से हैं? अब ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे कि जो आरोप लगे उसी के बाद आप लोगों ने ठान लिया क्या कि हमको चुनाव कराना ही कराना है, वरना एक तो ये भी संभावना थी कि चुनाव ना होते। माननीय न्यायालय के आदेश पर माननीय न्यायालय ने आदेश किया था हाई कोर्ट ने कि पिछड़े वर्गों के बगैर आरक्षण कराना है, ये माननीय न्यायालय का आदेश था। ये 2010 का एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उससे बीच में कितने चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चुनाव हुए, बसपा में भी चुनाव हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में नहीं जाना चाहते। ऐसा क्यों अध्यक्ष जी? उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा, उन्हें को लगता है कि मतलब परीक्षा टल जाए, वो वाला जैसे छात्र जो कमजोर होता है वो यही सोचता है कि किसी तरह परीक्षा को टालने का उपक्रम करा जाए। आप सब जिम्मेवार लोग हैं और पूरा देश प्रदेश आपको सुनता है। समाज कौन लोग, अदालत में कौन लोग गए, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले कौन लोग? ये सब समाजवादी पार्टी। ये बात है कि नवंबर दिसंबर से जिस निकाय चुनाव की चर्चा थी उस पर कैसे ब्रेक लगा। और एबीपी गंगा से बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, निकाय चुनाव में सपा से हमारा मुकाबला नहीं, निकाय चुनाव बसपा से असली मुकाबला है। इस बात को कहा एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। कांग्रेस को यूपी में कोई गंभीरता से नहीं लेता, ये बात भी उन्होंने कही। कांग्रेस की यूपी में भूमिका न के बराबर है, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। देखिए, शहर की सरकार बनाने के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ लगातार आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत चल रही थी। और पहले चरण में 4 मई को 9 मंडल में चुनाव होना है। सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में चुनाव की खबर है। तो 2 चरण में यह चुनाव संपन्न होगा। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता शुक्ला हूं और अभी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र चौधरी से बातचीत हो रही थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उनका यह कहना है कि कांग्रेस को मैं देखता ही नहीं हूं कंपटीशन में, वो 9 के बराबर बची है प्रदेश में, ऐसा है क्या? मैं समझता हूं ये अहंकार तो रावण का नहीं रहा है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या किसी पदाधिकारी का क्या रहेगा। ये अहंकार भरी भाषा है कि जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जुड़े संगठन अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत में भारतीयों के भर्ती होने की ये लिखित पत्र लिख रहे थे। तो बेहतर ये कि राजनीति में भाषा
उचित रखी जाए, वरना तो जवाब इधर से भी जाएगा और उधर से भी जाएगा। एक बात जरूर मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ जी कि इस चुनाव में हमारी तैयारी हमने पिछले 6 महीने से शुरू कर दी थी और इस चुनाव को हम पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में अच्छे परिणाम कांग्रेस के हक में आएंगे। चलिए, आप आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं 6 महीने से तैयारी चल रही है और तैयारी एक और पार्टी की भी लगातार चल रही है जिसके लिए बड़ी सरगर्मी तेज है, वो है समाजवादी पार्टी। राजीव राय समाजवादी पार्टी की ओर से एबीपी गंगा से जुड़ चुके हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता, जरा बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनका कहना यह है कि बसपा भले ही हमारा कॉम्पिटिशन है, आप क्यों में नहीं है? देखिए, बसपा भले कंपटीशन है, उन्होंने इस बात को साबित किया कि बसपा के साथ उनका गठबंधन है, कंपटीशन नहीं गठबंधन है। और इस बात को प्रदेश की जनता जान चुकी है। जिस आदमी से डर हो, जिस पार्टी से डर हो, उसको ब्रश साइड करना चाहते हैं। लेकिन तो उनका ये कहना है, उनके तो 2 मेयर हैं अलीगढ़ मेरठ में, उस प्रकाश में, आंकड़ों के प्रकाश में ये बात कही। आंकड़ों के प्रकाश में कभी भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, तो हम क्या कहें भारतीय जनता पार्टी खत्म है? व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। इसी विधानसभा के चुनाव में भारतीय बसपा साफ हो गई, वो इनको याद नहीं है। मेयर 2 उनको याद है। सपा के कंधे पे बैठकर 10 सांसद जीत लिए, हमें धोखा देकर, उस धोखे का भी जवाब जनता देगी। और जो मुख्य मुद्दे हैं नगर निकायों में, लिख के बात रख लीजिए, जिस तरह से इनके थाने में, तहसील में, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार में लोगों का दमन हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी के साथ जो लूट खसोट की राजनीति हो रही है यहाँ, और बिजली के नाम पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में लोगों को प्रताड़ित किया गया है, खासतौर से नगर निगमों में फर्जी बिल, वहाँ के आपके बिजली विभाग के चेयरमैन को लेटर लिखना पड़ा। वो ये भी उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप लोग भी दलित वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। इस पर उनका कहना है कि कुछ खास बदलाव नहीं होगा, भले मूर्ति लगवाइए। नहीं, वो तो कहेंगे बेचारे, उनका डर बोल रहा है। जो ही उन्होंने बोला बसपा भले कंपटीशन में है, उनका डर बाहर निकल गया। जो कहीं कंपटीशन में नहीं है, जब लोगों को पता चल गया बसपा कंपटीशन में विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं थी, उनसे पूछती ना आप। पहले तो पिछला चुनाव तो विधानसभा ही हुआ है, वहाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सच लोगों के बीच में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा, इसलिए बसपा खत्म है। और समाजवादी पार्टी इनको जो सबक सिखाएगी कि लखनऊ 2024 के लोकसभा के चुनाव तक इसकी आवाज गुंजेगी। देखिए, बड़ी चुनौती तो आप जाहिर तौर पर बीजेपी को मानेंगे। बसपा को किस तरीके से समाजवादी पार्टी देखती है? जिस तरह से पूरे प्रदेश की जनता देखती है कि बीजेपी की बी टीम है, वैसे हम देखते हैं। और जो हम क्या देखेंगे, जो विधानसभा में जो उनका और प्रदर्शन रहा, वो प्रदेश की जनता भी देखी, मीडिया भी देखी, सबने देखा है। और आज उस बात पर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने मोहर लगा दिया कि बसपा उनकी बी टीम है, इसलिए खारिज है सिरे से। चलिए, देखिए, उनका टारगेट है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना, और आप कहते हैं कि आपकी नजर है, और आपके नजरिया से ये पता चलता है कि बसपा को और बीजेपी को आप एक ही मानते हैं। देखते हैं जनता किसे क्या मानती है। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा पर आकर के अपने विचार साझा करने के लिए। तो देखिए, शहर की सरकार बनाने की ये जो जद्दोजहद है, वो कवायद है, तारीखों में सिमट चुकी है। ये लड़ाई 2 चरण में चुनाव होने हैं, ये तय हो चुका है। इसके साथ ही सभी पार्टियां सरगर्मी से अब इस चुनाव को जीतने के लिए लगे हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का आगरा में मौजूद हैं। नवीन जैन चर्चित मेयर तो रहे हैं, लेकिन अब तमाम पार्टियों की नजर, खासकर समाजवादी पार्टी भी एक समय पर बसपा का गढ़ कहे जाने वाले आगरा पर नजर गड़ाए हुए है। वहां किस तरीके की हलचल है, क्या कहना है वहां के लोगों का, कौन से समीकरण को वो अपने जहन में साधे हुए हैं, जरा बताएं, पूछें। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है, जिसे मजबूत कहा जाए, वो गढ़ है आगरा। 13 यहाँ नगर निकाय हैं, जिसमें 1 नगर निगम है, 5 नगर पालिका और जो 7 यहाँ नगर पंचायत है। अब देखना ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कितने पर कब्जा करती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी प्रदेश मंत्री भाजपा विजय शिवरे जी है। आप बताइए कि किस तरह से देखते हैं, शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया। 5 साल जो भी आपकी नगर निगम में आपका कब्जा रहा, तमाम नगरीय निकायों में आपका कब्जा रहा, अब जनता की बारी है। किस तरह से देखते हैं, कितने तैयार हैं? मुझे लगता है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जाएगा
और गुड गवर्नेंस एंड गुड डेवलपमेंट्स, अच्छा हम शासन दे सकें, अच्छा हम विकास करा सकें, इस आधार पे 2014 से लेकर और 2023 तक ये देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में। मैं आगरा की नहीं, पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ केंद्र बना के बैठी जनता कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कौन कमल के बूथ पर आएगा उसको हम वोट करेंगे। वो विकास के लिए वोट होगा, डेवलपमेंट के लिए वोट होगा, गुड गवर्नेंस के लिए वोट होगा। देने को शहर है जहां पूरे उत्तर प्रदेश के अगर टॉप 5 में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर का जीडीपी आगरा से कहीं ना कहीं आता है, कैलकुलेट होता है। तो आपको क्या लगता है कि आगरा एक ऐसा शहर है, इंटरनेशनल नेम एंड फेम का शहर है, टूरिज्म का हिंदुस्तान में गेटवे है, बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। आपके ज़्यादातर पार्षद आपके रहे, मेयर आपके लंबे समय से चलते आ रहे हैं। बीजेपी का पिछले मेयर से ही, प्रत्याशी उम्मीदवार से ही कहीं ना कहीं तुलना होती है। देखिए, पिछले प्रत्याशी नवीन जैन थे, उन्होंने अपने 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं विकास की गंगा इस आगरा महानगर के अंदर काम करने का प्रयास किया, और उन्होंने प्रयास नहीं किया, काम करा। रोडों का बचाव हो, जल समस्या का समाधान हो, सीवर समस्या हो, पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण का काम हो, अन्य जो द्वार बनने थे रोडों पे अंदर एंट्री करने पर आगरा के अंदर वो बनवाने का काम हो, अनेक ऐसे काम। और सबसे बड़ा काम इस आगरा के अंदर हुआ है तो वो गंगा जल, स्वच्छ गंगा जल योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री ने लाके इस आगरा की धरती पर दिखाया है। अभी भी कई सारे ऐसे हैं, क्योंकि अगर शहर की जो सरकार होती है वो डे टू डे बेसिस पर से जूझना होता है, सड़क, नाली, खरंजा, सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर। क्योंकि और इसके साथ ही कई सारे ऐसी चीज़ें रहीं जो अभी भी धरातल पर नहीं उतर पाई। आपने जो संकल्प पत्र जारी हुआ था नगरीय निकाय चुनाव का कि प्रॉपर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएंगे रेहड़ी पटरी वालों के लिए, ये सारी चीज़ें कहाँ नजर आती हैं? मैं नितिन जी आपको बताना चाहता हूँ, G20 की दृष्टि से अभी डेलीगेट्स, विदेश का डेलीगेट्स आया था। आगरा की तारीफ श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की, श्रद्धेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। विकास तो आगरा के अंदर जो विकास हुआ था वो उखड़ने लगा है। छोटी सी हो सकता है, कुछ दिख रहा होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी जो चुनौती है थोड़ी बहुत बीएसपी से, सपा से नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है मैं उसको अलग नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आगरा के परिप्रेक्ष्य की बात करता हूं तो 1989 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को जीतती आई है, जीतेगी जीतेगी जीतेगी। 17 नगर निगम है पूरे यूपी में, क्या टारगेट है? 17 में से पहले हमारे पहले 15 थी, 15 में 16 में, पहले 16 थे, 16 में पहले 16, 14 हमारे पास थी। अब इस लगता है कि 17 की 17 स्विंग हम करेंगे। 17 की 17 क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस इस समय बीजेपी नेताओं के चेहरे पर नजर आ रहा है, और उसके पीछे की जो तैयारी भी कहीं ना कहीं है इस बात को लेकर। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितनी कहा जाए इसको लेकर सीरियस है, उसके मुकाबिल दोनों विपक्षी दल, चाहे वो बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, संयोजक, चलिए ये तो यहाँ तो बीजेपी के मेयर थे, लेकिन हम मेरठ लिए चलते हैं जहाँ पर चुनौती सबसे ज्यादा कही जा सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ उस सीट पर नजर बीजेपी की जरूर है और समाजवादी पार्टी की भी है, और बसपा को साख बचानी है। ऐसे में सनुज आप बताएं लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले पूछिए कि वो अपने मेयर से संतुष्ट हैं। ठीक है, मैं लोगों से बातचीत कर लेता हूं किस तरीके से लोग, अब चूंकि ऐलान हो चुका है चुनाव का और अब जो वोट की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत इन्हीं लोगों के हाथ में है। ये बताइए समाजवादी पार्टी की, सनुज आप थोड़ा सा इंतजार करें, लोगों से बातचीत करते रहें। सपा की ओर से अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आपका बहुत स्वागत है बीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता हूँ। आपसे सवाल यही है कि आपसे थोड़ी ही देर पहले आए थे भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उनका ये कहना है कि पिछली परफॉर्मेंस को देख लीजिए और दलित लोगों के बीच में जनाधार की बात कर लीजिए तो समाजवादी पार्टी बाद में आती है, बसपा पहले आती है। ये अपने दोस्तों के नाम पहले लेते हैं, जिनसे उनको असली डर उनका नाम लेने में उनको भय लगता है। उनको मालूम है इस चुनाव में जो आरक्षण दिया गया है उसमें दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव किया गया है। जो उनका 27% का अधिकार है पिछड़ों का, 21% का दलितों को, वो नहीं दिया है इन लोगों ने। उनको मालूम है इसमें कोर्ट से फटकार पड़ी, पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना, फिर भी रिपोर्ट जज की तस लगा दी गई है और उसी आधार पर चुनाव कराए जा रहे हैं। इनको मालूम है जब पिछड़ों दलितों के बीच में जाएंगे तो, लेकिन वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से उसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, उसकी तरफ से तो आ चुकी है। लेकिन अमिताभ जी, एक और बात उन्होंने कही कि वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं साल भर, उनको लगता है परीक्षा ना हो तो बेहतर। वो आपके ऊपर ये आरोप लगा दे रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि चुनाव ना होता तो ठीक था।
समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। इस चुनाव में कमियां करके, खामियां लगा के रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं चुनाव हो। उनके पास काम ही है, ये संगठन के लोग हैं, इनके पास क्षेत्र में कोई काम नहीं है। जो 5 सालों में जो शहरों की दुर्दशा करी है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदूषण बढ़ा है, जाम बढ़े हैं, जो बेसिक नीड थी पेयजल की, सीवर की, पूरी नहीं कर पाए हैं। आवारा जानवर शहरों में घूम रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट खसोट हुई है। ये लोग चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं है शहरों के अंदर। आज समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है इन चुनावों में। आपको क्या लगता है कि दलित वोट बैंक में वो भरोसा जता पाएंगे? वो इस तरह से बांटने काम करते हैं, लेकिन जो लोग विकास के पक्ष में है, नहीं, आपने भी देखिए मूर्ति लगाई है, अंबेडकर वाहिनी बनाई है, कुछ प्रयास तो आपके भी जो पहले नहीं थे, लेकिन कुछ नया पन्ना जुड़ा है, तो उस नए पन्ने को जोड़ने के पीछे भी तो कुछ सोचा गया होगा, विचारा गया होगा, उसी से जुड़ा ये सवाल। समाजवादी विचारधारा हमेशा सबको जोड़ने का ही काम करती है। ये तो हमारी विचारधारा का हम जोड़ के चलते हैं। नफरत और प्रेम का ही तो झगड़ा है। वो लोग बांटने का काम करते हैं, धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग किसी को भी सम्मान देना हो उसको सम्मान देना चाहते हैं। अखिलेश जी लगातार जाति जनगणना के पक्ष में बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं जिसकी जितनी गणना हो, जिसकी जो संख्या हो, उसको सम्मान मिल जाए, अधिकार मिल जाए। तो हम लोग लगातार इस मुद्दे पर पिछड़ों दलितों को उनका अधिकार सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए चुनाव में भी हमें भरोसा है कि हमारे साथ में ये सारे वर्ग खड़े होंगे। अच्छा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका स्वागत है। ब्रजलाल जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। और थोड़े ही देर पहले ये कहना है कि कांग्रेस न के बराबर है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस की कितनी तैयारी है, कितनी मजबूती है इस चुनाव को लेकर के, जब तारीखों का ऐलान हो चुका है? पहले तो आपको नमस्कार। और जो आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। ब्रजलाल जी, कौन है कंपटीशन? अगर बीजेपी को हटा दीजिए, बसपा या सपा? हमारे कंपटीशन में ना सपा है ना बसपा है। हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से होगी। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से लोग तंग आ गए हैं। मतदाता कांग्रेस की तरफ देख रहा है और मतदाता तय कर चुका है कि भाजपा को शिकस्त देने वाला अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस। और वही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वो दल है। कहीं अभी फोन लाइन पर ही मौजूद थे अमिताभ जी, उनका कहना था कि वो बड़ी कंपटीशन, बड़ी चुनौती बनेंगे बीजेपी के लिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस बनेगी बीजेपी के लिए। आप दोनों का साथ कहीं दिखाई नहीं देता है कि दोनों मिल करके ये कंपटीशन बने। देखिए, अपने उसको कोई कमजोर नहीं आंकता है। हमने भी नहीं आंका है, दूसरा भी नहीं आंक रहा है। लेकिन ये जनता के अंदर की आंकते तो है, साहब बताते नहीं। जब हम जाते हैं जी, आंकते तो सब खूब अपने आप को है, लेकिन बताते नहीं है और मानते नहीं है। खैर, ये जरूरी है। कोई माने ना माने, कोई माने ना माने, कोई बताए ना बताए, लेकिन जनता सब जानती है और जनता ने मन बना लिया है अब कांग्रेस के साथ आने का। ये आपको क्यों लगता है ऐसा ब्रजलाल जी? इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जुमलेबाजी से लोग तंग आ गए। आपके कैंडिडेट की लिस्ट बन करके तैयार है? आप लोगों ने विचार मंथन कर लिया है? हमारी पूरी तैयारी है, पूरा विचार मंथन है। नामांकन के दिन से नामांकन शुरू हो जाएंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। और चुनाव प्रचार के लिए आएंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? बिल्कुल, जहां जिसकी जरूरत होगी अपने नेतृत्व को बुलाएंगे और प्रचार कराएंगे। चलिए ब्रजलाल खाबरी जी, आप कह रहे हैं कि पूरी मजबूती के साथ ये शहर की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के लिए कमबैक होगा और बड़ी मजबूती से चुनाव जीतेंगे भी, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अब वो उनका है, जुमलेबाजों को जुमलेबाजी करने का मौका मिला है तो कर रहे हैं अपना, लेकिन जनता सब जानती है। ठीक है, अब जनता के पाले में ही गेंद है ब्रजलाल जी। अब हर पार्टी को शुभकामनाएं कि वो अपने अपने तरीके से चुनाव लड़े और जो बेस्ट हो वही जनता के लिए शहर की सरकार बनकर के उभरे, ताकि लोगों का भला हो सके। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। और जनता जनार्दन जिसके पाले में गेंद है, इन्हीं का रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और लोग ही हैं, जनता जनार्दन ही है जो इस निकाय चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाली है। और उनके जहन में जो चल रहा है, जो उन्हें मिल रहा है,
उसी आधार पर वो वोट करेंगे। सनूज के पास थी मैं जब बातचीत के लिए हम वापस आए थे। सनूज के पास वो दोबारा ही चलेंगे। सनूज, जनता से पूछिए, क्योंकि मेरठ वो जगह है जहां पर बीजेपी का मेयर नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ बीजेपी का मेयर नहीं है। बड़ा घमासान होगा मेरठ की सीट पर चुनाव जीतना, इतना आसान नहीं होगा। जनता से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या सोचकर वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जो मेयर पद है, मेरठ के लिए खड़ा हो, वो हमारे मेरठ की जनता का जो है भविष्य को उज्जवल बनाए। वो हमारे सिर्फ मेरठ के लिए विकास के लिए सोचे, क्योंकि पार्टी से हम लोग नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक है उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। और जितने भी हमारे छात्र छात्रा हैं, जो यंगस्टर है, जो 18 साल के हैं। मौजूदा मेयर के काम से खुश? देखिए, मौजूदा जो मेयर हैं वो काम तो सही नहीं करा है, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार बीजेपी की है इस समय, तो वो उनसे काम करा रही है, जिसको कहते हैं ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, क्योंकि उनको बताना पड़ता है समय समय पे। जो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं वो भी उनको गाइडलाइन करते रहते हैं, तभी जाके हमारा जो है व्यवस्था सही चल पा रही है। लेकिन नगर निगम की व्यवस्था बड़ी ख़राब हुई पड़ी है। बड़ी ख़राब है नगर निगम की व्यवस्था। मेयर के कामकाज से संतुष्ट है? भाई, मेयर तो जो है मेयर ही है। मेयर तो जब तक नीचे के जो पार्षद वगैरह वो काम नहीं करेंगे तो सब मेयर क्या करेगा जी सर? अब मेयर तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसे तो उसकी कलम चल रही है, बस कलम चलती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये रहा मेरठ का, भाई अगर हम बात करें तो 3 बार यहाँ बसपा जीती है और 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। इस बार क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल कह रहे हैं हम आ गए हैं, कांग्रेस कह रही है इस बार तो हम मैदान में हैं, तो कौन मैदान मारेगा, क्या लग रहा है? मैदान में तो जी हिंदू वाली बात है, ये बीजेपी मारनी चाहिए। मान लो अब क्या बीजेपी मान लेगी? काम तो वो भी नहीं करने की है, काम तो वो भी नहीं करे थे। बात ये है, जितने भी है हम तो हिंदू आदमी है, तो हम तो हिंदू वाली बात करेंगे सर। हिंदूवादी बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको मेरठ की सीट का? क्या लग रहा है? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अहम सीट है, क्रांति शहर है, तो यहाँ की जनता क्या क्रांति लिखने जा रही है? इस बार क्रांति होगी, और ऐसी क्रांति होगी जिसको लोग बाग याद करेंगे, और इतनी याद करेंगे कि ऐसी सीट लिख लेगी इस बार के इतिहास बन जाएगा। किसकी उम्मीद लग रही है? बीजेपी का मेयर बनेगा, गारंटी से बनेगा, 101% बनेगा। लेकिन 3 बार तो बसपा का बन चुका ना, ऐसे तो क्या? वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग है। तो क्या बदला इस बार माहौल? इस बार माहौल में बहुत कुछ बदला है। इस बार तो मोदी जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दूसरी बात, हम इज्जत से जी तो रहे हैं। जलाली की 4 रोटी से इज्जत की 1 रोटी अच्छी है। और दूसरी बात, सम्मान से जी रहे हैं। हम सम्मान से जी रहे हैं। सर, क्या लग रहा है? भैया राधे राधे भैया, पूरे सम्मान से जी रहे हैं, और जब तक मोदी जी नहीं थे तो उसके अलावा सबको पता क्या स्थिति थी। अच्छा, पार्षदों की बात जरूर कर लेता हूँ। आपके वार्ड के पार्षद ने काम किया? हाँ, खुश हैं? हाँ जी। आपके पास? बिल्कुल खुश हैं हम तो। पार्षद के, देखिए पार्षद के काम से खुश हैं, लेकिन मैं जो बता रहा था आपको कि अगर मेरठ की बात करें, नगर निगम चुनाव की बात करें, तो बसपा के सबसे ज्यादा मेयर बने हैं 3 बार। जो 3 बार बसपा के मेयर बने हैं, यहाँ पर 2 बार बीजेपी के मेयर बने हैं, लेकिन इस बार तीसरी बार जो 2 निगम ऐसे हैं जिस पर किस तरीके का समीकरण है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरण में चुनाव होना है। ऐसे में अब शहर की सरकार बनाने के लिए जनता के पाले में गेंद है, इसीलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनता के बीच। हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं और तीनों ही अहम शहर से। सनूज मेरठ से हैं, वाराणसी से नवीन हैं और रतीश कानपुर से। नवीन का रुख करते हैं काशी, जिसे कहते हैं बनारस, और बनारस वाले शहर की सरकार किसकी बनाना चाहते हैं और उनके मन में क्या है, नवीन पूछेंगे जनता से। जी नवीन। जी बिल्कुल, हमारे साथ जनता मौजूद है और जनता काफ़ी दिनों से इंतजार कर रही थी। नगर निकाय चुनाव की डेट का ऐलान हो चुका है। जनता सरकार चाहते हैं, किस तरह का मेयर प्रत्याशी चाहते हैं, पार्षद किस तरह का होना चाहिए? जो मेयर और पार्षद जो जनता के बीच का, जनता की सेवा के लिए रहे, उसको चाहते हैं। और जो मेयर रहे जो इस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे क्षेत्रीय पार्षद जो सिकरौल वार्ड को, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि फिर जो भाजपा का जो है प्रत्याशी जीते, भाजपा के मेयर यहाँ से जीते। लेकिन विपक्ष ये कर रहा है, तमाम तरह का आरोप लगा रहा है कि भाजपा की सरकार काफ़ी दिनों से यहाँ पर मेयर प्रत्याशी रहा, पार्षद रहा, काम नहीं किया गया। काम तो बहुत हुआ, उनको दिखाई नहीं देता है, उनका चश्मा दूसरा चढ़ा हुआ है। जब अपने चश्मे से चश्मा उतार के दूसरे रंग का जब देखेंगे तब न, वो तो अपना चश्मा ओढ़े हुए हैं। चश्मा बनारस में क्या से क्या नहीं हो गया। हम लोग ये बचपन से यहाँ पे हैं और विगत 10 साल में तो कायाकल्प हो गया बनारस का। और यहाँ पे जो सुविधाएं थी, रिंग रोड बना, बाबा का धाम बना, रोपवे बनने जा रहा, सड़कें बन रही, लाइटें अच्छी हो गई, घर घर बिजली कनेक्शन हो गया, घर घर नल कनेक्शन हो रहा है, घर घर
आपका ये सीवर सिस्टम जुड़ गया, मोदी फ्री जुड़ा, घर घर ये आपका गैस कनेक्शन मतलब फ्री में जा रहा है, तो सारी सबको मिल रहा है। कोरोना काल में विश्व की सबसे बड़ी योजना चल रही है, तो देश की व्यवस्था भी आगे जा रही है। तो कहने वाले तो इसे कहते हैं विपक्ष परिवारवाद, विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है, विपक्ष में तो खाली परिवारवादी पार्टी है। बीजेपी के विकास से आप खुश नजर आ रहे हैं, किस तरह का विकास देखने को मिल रहा है? और विपक्ष जो दावे कर रहा है कि कई साल से बीजेपी का मेयर प्रत्याशी है, इस बार बदलाव होना है, तो क्या लगता है आपको? विकास तो बहुत हुआ है बनारस का, और शायद बहुत 50-60 वर्षों में पहली बार इतना विकास दिखने को मिल रहा है मोदी जी के पीरियड में, और योगी जी के पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा है। विपक्ष से बातें कर रहा है कि इस बार बदलाव होगा, तो क्या लग रहा है या किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं होना है। मेयर से लेकर के पार्षद भी 90% हमारे जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया, चाहे पार्षद हों चाहे मेयर हों। सबने काम किया है। चाचा जी, आप काफ़ी सालों से देखते रहे होंगे, बनारस के बारे में समझते होंगे, किस तरह का विकास देखने को मिल रहा है बनारस में, और क्या हालत है? विकास तो बिजली, पानी, सड़क देख ही रहे हैं आप, ये सब हो रहा है विकास। गलियाँ पक्की हो रही हैं, सड़कें गाँव मोहल्लों में जो है नए नए काम हो रहे हैं। वहाँ पानी का एक चुनाव की डेट आ गई, ताकि तारीखों का ऐलान हो गया, तो क्या लगता है किस तरह का मेयर प्रत्याशी चाहते हैं और किस तरह का पार्षद? मेयर प्रत्याशी भाई बिल्कुल नवीन, देखिए बनारस जो गलियों का शहर है, और गलियों की शोभा जो है वो शहर की सरकार के हाथ में है। देखना यह है कि जनता कितनी संतुष्ट है, बदलाव चाहती है या ऐसे ही रहने देना चाहती है। हम लिए चलते हैं कानपुर, हमारे सहयोगी रतीश जुड़े हैं, लोगों के बीच में हैं। और रतीश, क्या लग रहा है अब जब तारीखों की घोषणा हो चुकी है, वहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है अपने पार्षद से, अपने मेयर से? बिल्कुल, देखिए कानपुर फट्टड़ों का शहर कहा जाता है और काफी मस्त स्वभाव के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है और तारीखें आ गई हैं, 11 मई को कानपुर मंडल में और कानपुर नगर निगम के लिए, निकाय के लिए चुनाव होगा। जनता हमारे साथ है कानपुर की, सीधे उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई उनको कैसा मेयर चाहिए और कैसे पार्षदों को वो चुनने जा रहे हैं। बताइए भाई, आपको क्या लगता है किस तरह से चुनाव होगा? तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं आप लोगों के बीच में और तमाम बातें कर रहे हैं, कैसा मेयर चाहिए और क्या अपेक्षा रखते हैं, कैसा काम हुआ है अभी? जनता की समस्या को अपनी समस्या समझे और शहर का उद्धार करे, शहर का विकास करे, ऐसा मेयर और क्षेत्र का विकास करने वाला, और हर छोटी समस्या को अपनी गंभीरता से समस्या पे काम करे, ऐसा जनप्रतिनिधि हमको चाहिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि आज चुनाव का ऐलान हो गया है, किस तरह से आप लोग अपने मेयर को और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनने जा रहे हैं, क्या करेंगे? रतीश, आपको रोकना है। विवेक, हमारे सहयोगी विवेक के साथ नरेशोत्तम पटेल हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, उनका क्या कहना सुनते हैं? इस पर नरेशोत्तम पटेल जी हमारे साथ हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आज तारीखों का ऐलान हुआ है चुनाव की, अब समाजवादी पार्टी क्या तैयार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार नगर निकाय चुनाव कराने से बच रही थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप चुनाव कराइए। पूरे प्रदेश के जो नगर निकाय के लोग हैं बेहद परेशान थे कि नगर निकाय के चुनाव सरकार बार बार क्यों टाल रही है। सरकार ने बार बार चुनाव टालने का प्रयास किया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने ये चुनाव का आदेश किया, और इसमें जो ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग समर्थित आयोग बनाया, जबकि उत्तर प्रदेश में एक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से बना हुआ है। जिस राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में ना आज कोई अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना कोई सदस्य है। वहाँ पिछड़े वर्गों के साथ जो हक तलफी होती थी, सुनवाई होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जानबूझ करके पिछड़े वर्गों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं कर रही है। लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो ट्रिपल टेस्ट की बात किया और कहा कि आप जाइए और ट्रिपल टेस्ट कराइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके अफरा तफरी में जो इन्होंने आयोग बनाया उसके माध्यम से एक सूचना दे दी सर्वोच्च न्यायालय को कि हमने ट्रिपल टेस्ट करा लिया, और ट्रिपल टेस्ट करा करके हम चुनाव कराना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको पहले ही करना चाहिए था, आपको पहले ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन फिर भी लेट कर दिया, आप जाइए चुनाव कराइए जाके। और जब सरकार ने उसमें आरक्षण घोषित किया, आरक्षण, समाजवादी पार्टी ने उस आरक्षण पर जांच किया, परीक्षण किया। उस आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पिछड़े वर्गों के हकों के साथ अन्याय किया। 27% पिछड़े वर्गों को नगर निकाय में
आरक्षण है, अनुमन्य है 27%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए 21% अनुसूचित जाति के लिए और 2% जनजाति के लिए आरक्षण अनुमन्य है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने 21% अनुसूचित जाति के आरक्षण पर भी हेराफेरी किया, घपला किया, अनुसूचित जाति की सीटें कम कर दिया, पिछड़े वर्गों की सीटें कम कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मांग किया कि आप आरक्षण का जो अनुमन्य आरक्षण वो तो आरक्षण दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं माना और चुनाव की घोषणा आज की है। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर नगर निकाय के चुनाव में तैयार है और ये चुनाव होगा तो इसमें जनता बताएगी भारतीय जनता पार्टी को आपने पूरे उत्तर प्रदेश के 6 साल में क्या किया। डबल इंजन की सरकार के 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक कोरी बयानबाजी किया कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम बिल्कुल शहरों विवेक। को और देखिए इतना प्रदूषण मुक्त करा देंगे। अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनता के पाले में गेंद है। अब जनता ही डिसाइड करेगी कि किसके लिए वो वोट करना चाहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।